नमस्कार, आपका स्वागत है झारखंड विधानसभा टीवी के स्टूडियो में। और आज हम आप सबको ले चल रहे हैं झारखंड विधानसभा टीवी द्वारा प्रस्तुत बजट सत्र के ऊपर एक विशेष परिचर्चा में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र विगत 23 मार्च 2021 को समाप्त हुआ। इसी बजट सत्र में राज्य सरकार ने 91,277 करोड़ रुपए का बजट भी राज्य के लिए प्रस्तुत किया है। इसी सत्र में झारखंड सरकार की ओर से आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21 को भी प्रस्तुत किया गया है और बजट में और इस सर्वेक्षण रिपोर्ट में जन हितकारी योजनाओं और बजट में उनके ऊपर कैसे खर्च और मदों का प्रावधान किया गया है, उसकी विशेषताएं और मुख्य बिंदु हैं जो बताए गए हैं। तो इसके ऊपर एक छोटी सी परिचर्चा के लिए हम ले चलते हैं आपको हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर हरीश्वर दयाल के साथ, जो कि झारखंड राज्य के एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं और फिलहाल निदेशक प्रमुख राजकोषीय अध्ययन संस्थान वित्त विभाग झारखंड सरकार में पद स्थापित हैं। आपका स्वागत है हरीश्वर सर। धन्यवाद। तो हम लोग जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी अभी हमारे झारखंड विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हुआ है और सरकार ने 80,000 करोड़ लगभग 80,000 करोड़ का बजट जो है इस वित्तीय वर्ष के लिए पारित किया है। तो सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बार बजट सत्र का क्या विशेष जो है वो रहा हमारे लिए। दो तरह की चीज़ें मुझे लग रही है इस बजट के दौरान जो रही। एक रही इस बजट में कोरोना के बाद जो हमारी अर्थव्यवस्था रिकवर करनी है उसको देख करके बनाया गया है ये बजट कि हम लोग इकोनॉमी कैसे रिकवर करें कोरोना से और कोरोना के जो संकट हैं उससे कैसे निजात पाया जा सके। तो एक यह है और दूसरा इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू रहा है कि पहली बार राज्य में आउटकम बजट शुरू किया गया है। आउटकम बजट का मतलब है कि हम लोग देखें कि सिर्फ बजट कितना पैसा बजट के लिए किसी भी बजटीय प्रावधान में कितना पैसा खर्च किया जा रहा है सिर्फ उतना ही नहीं है, लेकिन उससे एक्चुअली क्या बेनिफिट मिलने वाला है, लोगों को फ़ायदा क्या मिलने वाला है, उसकी भी चर्चा इसमें की गई है। सर तो आउटकम बजट पहली बार झारखंड के विधानसभा के बजट में ये लाया गया है। इसके और क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्योंकि आप जैसा बोल रहे हैं कि कोरोना के रिकवरी को लेके ज़्यादा बजट एलोकेशन है या ज़्यादा आप बहुत सारे अलग अलग मदों में पैसे दिए जा रहे हैं, तो इस आउटकम बजट से क्या लोगों को क्या फ़ायदा पहुँचेगा? जैसे आउटले बजट जब हो रहा था तो वो सिर्फ यह रह रहा था कि कितना पैसा किसी भी मद के लिए कितना पैसा दिया जाए और उस पैसे का कितना व्यवहार हुआ उसका मॉनिटरिंग होता था। जब आउटकम बजट हुआ है तो जब डिमांड शुरू हुआ विभागों का मदों के लिए, तो उस समय में भी उन्होंने बताया कि जो पैसा हम ले रहे हैं या जो पैसा खर्च किया जाएगा उस पैसे से एक्चुअली आउटपुट कितना होगा और फिर वो आउटपुट कितना बेनिफिट देगा लोगों को। जैसे मैं अगर एक उदाहरण दूं कि अगर शिक्षा के क्षेत्र के लिए लिया गया पैसा, तो अगर मान लेते हैं स्कूल बिल्डिंग बनाने के लिए लिया गया है या क्लासरूम्स बनाने के लिए लिया गया, तो पैसा जो डिमांड किया गया या जो पैसा अलोकेट किया गया उसके साथ यह भी किया गया कि कितने स्कूल्स या कितने क्लासरूम्स बनेंगे, तो यह आउटपुट हो गया। और फिर उस आउटपुट का आउटकम क्या होगा कि इससे इनरोलमेंट कितना बढ़ेगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या होगा, जो एक्चुअल आउटकम है जिससे लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है वह भी इसके साथ वर्णित किया गया। और जब आउटकम अगर इस तरह से स्पेसिफाइड है तो फिर इसका असर क्या होगा कि जब मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन शुरू होगा तो एक्चुअली जो बेनिफिट लोगों को मिल रहा है वह उसका भी हो सकेगा और लोगों को भी पता रहेगा कि जो पैसा एक्चुअली खर्च किया गया हमारे बजट से उससे लोगों को क्या फ़ायदा हुआ। मतलब ये अगर बहुत सीधे और सरल शब्दों में कहना चाहें तो लोगों को अपने पैसे जो टैक्स पेयर्स मनी है उसका पूरा ज्ञान रहेगा कि किस मद में कौन सा पैसा गया और कहाँ उसका यूटिलाइजेशन हुआ और क्या उसके रिजल्ट हमें आने वाले समय में बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही कि उससे क्या क्या फ़ायदा लोगों को मिल रहा है यह भी पता चलेगा, जो कि
उतना पता नहीं चल पा रहा था, तो काफ़ी पारदर्शी है और परिणाम केंद्रित है, तो काफ़ी पारदर्शी बजट हुआ और इसका मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन भी आप देखेंगे कि काफ़ी बेहतर हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि हमारे राज्य की एक काफ़ी एक ऐतिहासिक जो वो लेगेसी वो रही है बजट, क्योंकि हमारा झारखंड राज्य 21 साल का हो चुका है, 21 साल हो चुके हैं झारखंड राज्य को अलग हुए, फिर भी ये अंडर प्रिविलेज्ड विकासशील जो है वो राज्य के श्रेणी में आता है। फिर और उसकी एक अलग ऐतिहासिक जो वो लेगेसी है वो हमेशा विकासशील ही रहा है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? इतना बजट, इतने प्रावधान, इतना सब कुछ होने के बावजूद। हाँ, आप सही कह रही हैं कि हम लोग अगर आप इसके इतिहास पर चलें तो झारखंड राज्य का गठन भी सिर्फ इसलिए हुआ, या एक बहुत महत्वपूर्ण मांग था, जो मुद्दा था झारखंड गठन का, वह यह था कि यह राज्य काफ़ी पिछड़ा था और इसको अनदेखी की गई थी देश के विकास में और राज्य के विकास में। बिहार का यह अंश था, तो बिहार के विकास में भी इसकी अनदेखी की गई थी और बिहार की अनदेखी की गई थी देश के विकास के लिए। तो इसलिए एक हिस्टोरिकल लेगेसी के रूप में हम लोग अविकास हम लोग हिस्टोरिकल लेगेसी के रूप में लिए हैं। तो अगर आप देखिएगा तो यह राज्य पूरे देश के क्षेत्रफल का 2.4% अंश इस राज्य में है और 2.7% जनसंख्या यहाँ रहती है। मतलब औसत से हमारी जनसंख्या घनत्व अधिक है। बिहार से डेफिनेटली कम है, लेकिन औसत से अधिक घनत्व है, तो 2.7% जनसंख्या यहाँ रहती है। और उसके बाद अगर आय में देखें तो इसका अंश सिर्फ 1.6% होता है। तो पूरे, और ये 1.6% काफी लंबे समय से कायम रहा है, मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहा है। तो यह उस तरह से अगर आप देखें तो अविकसित राज्य रहा है और यह हम लोग धरोहर के रूप में अविकास लिए। लेकिन अगर पूरे 21 साल की अवधि को अगर देखें हम लोग, तो इस पिछले 21 साल में अगर आप देखें तो जिस तरह से देश का विकास होता रहा, करीब करीब वही दर हमारा विकास दर भी रहा। शुरू में कभी विकास दर हमारा अधिक रहा, कभी कम रहा, लेकिन औसतन विकास दर हमारा वही रहा है जो कि देश का विकास दर है। और इसलिए देश का जो आय है उसमें हमारा अंश भी वही रहा जो शुरू में था। जो 2001-2 में हमारे पूरे देश के आय में हमारा अंश था, करीब करीब वही अभी तक रहा है, 2.65, कभी 2.68, इसी तरह का हमारा अंश रहा है। लेकिन अगर 11-12 से लेकर के 18-19 की अवधि देखें तो इसका अगर औसत विकास दर देखें तो झारखंड का औसत विकास दर देश के औसत विकास दर से कम रहा। देश का औसत विकास दर इस समय में 6.9% रहा 11-12 से लेकर 18-19 की अवधि में, और हमारा विकास दर उस समय में 5.9% रहा। लेकिन यह विकास दर इसलिए काफी कम रहा क्योंकि 13-14 और 15-16 की जो 2 वर्ष थे उसमें हमारा विकास दर काफी कम रहा। खास करके 15-16 में हमारा विकास दर 6% से भी ज्यादा दर से कम हुआ था। हमारी आय ही कम हो गई थी, संकुचित हो चुकी थी। तो सर, तो अगर ऐसा बोला जाए तो 2019-20 का जो वर्ष है उस समय भी एक इकोनॉमिक स्लो डाउन रहा था और उस समय भी झारखंड की जो वित्तीय स्थिति थी उसमें भी क्या कुछ बदलाव थे, या उसमें भी हमारा विकास दर कम रहा है, या देश के विकास दर में जो भागीदारी है झारखंड की वो भी कम रही है? हाँ, आप सही कह रही हैं। 19-20 का जो वर्ष था वह आर्थिक मंदी का वर्ष रहा देश के लिए। और आर्थिक मंदी सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर किसी क्षेत्र को करता है तो वह उद्योग को करता है। और चूंकि हमारा मिनरल रिच स्टेट है तो इसीलिए जब उद्योग प्रभावित होता है तो हमारा राज्य भी प्रभावित होता है। लेकिन 19-20 का जो वर्ष रहा, अगर देश का आर्थिक विकास दर देखें
तो देश का आर्थिक विकास दर 4.4% रहा। लेकिन मेरा विकास इस देश का, इस राज्य का विकास दर उससे अधिक रहा। हम लोगों का विकास दर 6.7% रहा। तो आर्थिक मंदी का प्रभाव हमारे राज्य पे पड़ा 19-20 में, लेकिन उतना नहीं पड़ा जितना कि पूरे देश में पड़ा। और हमारा आर्थिक विकास दर उस समय में देश के आर्थिक विकास दर से अधिक रहा। जबकि मैंने आपको पहले ही बताया कि 19-20 ये 11-12 से लेकर के 18-19 की अवधि में हमारा औसत विकास दर देश के औसत विकास दर से कम था। लेकिन यह एक सार्थक अचीवमेंट रहा, हमारा एक पॉजिटिव अचीवमेंट रहा कि 19-20 में हमारा आर्थिक विकास दर देश के आर्थिक विकास दर से अधिक रहा। भी अधिक था। तो मतलब इकोनॉमिक स्लोडाउन या जो आर्थिक मंदी है उसके होने के बावजूद झारखंड ने एक सकारात्मक जो पहल है वो दिखाई। और 19-20 वाले वित्तीय वर्ष में भी हमारा जो बजट था, हमारा बजट या प्रावधान या जो भी हमने एक्सपेंडिचर किया है उसके वजह से हमारी विकास दर देश के औसतन विकास दर से काफ़ी अच्छी रही। हाँ, सही आप कह रही हैं। बजटीय प्रावधान रहे या जो दूसरे प्रयास रहे या जो दूसरे ऐसे कदम उठाए गए जिससे कि स्लो डाउन का असर हम पर नहीं पड़े, तो उसका पॉजिटिव असर हमारे अर्थव्यवस्था पे रहा। सर, तो 2019-20 से अगर हम वापस उसके आगे बढ़ें तो उसके अगले वर्ष को तो ऐसे भी कोरोना वर्ष के रूप में जाना जाता है। हम सबके जीवन काल में ये पहला अनुभव रहा है जब हमने लॉकडाउन और कोविड महामारी जैसी जो भी कठिनाइयाँ, जो भी परेशानियाँ हैं उनको देखा है। तो सर, इस दौरान क्योंकि आर्थिक मंदी होने के बावजूद झारखंड में विकास दर जो है वो काफ़ी अच्छी हुई 18-19 के बाद 19-20 में। कोरोना वर्ष में सर ये क्या बदलाव रहा या फिर हमने कैसा उस समय कैसी प्रगति रही हमारे राज्य की? हाँ, ये जो 20-21 का वर्ष रहा, कोरोना वर्ष जो आप कह रही हैं, यह काफ़ी कठिन वर्ष रहा। अब इकोनॉमी पूरी तरह से ठप हो गई थी। खास करके इस वर्ष का जो फर्स्ट क्वार्टर रहा है 20-21 का, उसमें पूरी तरह से लॉकडाउन था। कोई आर्थिक गतिविधि, बहुत ही कम आर्थिक गतिविधियां जो बहुत ज़रूरी थी वही चल रही थी। तो काफ़ी उसका असर पड़ा पूरे देश पे और हमारे राज्य पे। और अगर पूरी अवधि को अगर हम लोग लें तो उस समय में देश का आर्थिक विकास दर मतलब पूरे 20-21 की अवधि लें तो देश का आर्थिक विकास दर 7.5% से कम हुआ, संकुचित हुआ। वह मतलब निगेटिव रहा ग्रोथ रेट 7.5% से। लेकिन अगर हम लोग अपनी अर्थव्यवस्था को देखें, झारखंड की अर्थव्यवस्था को, तो झारखंड की अर्थव्यवस्था में भी कमी आई। अगर एक क्वार्टर पूरी तरह से बंद रहता है, दूसरा क्वार्टर भी धीरे धीरे रिलैक्स किया गया इकोनॉमी को, तो उसका असर हमारे पे रहा। लेकिन हमारे यहाँ भी आय में कमी आई, संकुचन हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना कि देश का हुआ। देश की आय 7.5% से कॉन्ट्रैक्ट की और हमारे यहाँ यह 6.9% से कॉन्ट्रैक्ट की। तो देश पर जितना असर पड़ा कोरोना का, यहाँ के प्रयासों के कारण उससे कुछ कम असर हमारे राज्य पे पड़ा। प्रतिशत जो था वो कॉन्ट्रैक्शन का, वो हमारे राज्य में काफी कम रहा। और वह बहुत हद तक सजगता के कारण रही कि काफी सजग रही राज्य सरकार यह करने के लिए कि कहीं पर कोरोना से जो संक्रमित लोग हैं या कोरोना से जो अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है उसको अच्छी तरह से उनका निदान हो सके, तो जिसके कारण की अर्थव्यवस्था। तो सर, कोरोना अगर हम अगर इस पे आए तो कोरोना वर्ष में थोड़ी क्या बिल्कुल ही आर्थिक गतिविधियां जो हैं वो बिल्कुल ही नगण्य थी, शून्य थी। और इस दौरान सब जगह आर्थिक मंदी पूरे विश्व में ही थी, तो हमारे राज्य में भी थी, बट उसका प्रतिशत बहुत कम रहा, जैसा कि आपने हमें बताया। राज्य सरकार ने कौन सी नीतियां और कौन से ऐसे उपाय, एहतियातन उपाय या उद्योगों के लिए कौन से ऐसे उपाय किए जिससे कोरोना वर्ष के बाद हमारा राज्य फिर से विकास की गति पर आ सके और रिकवरी जो है वो वापस से हो सके कोरोना वर्ष के बाद भी? ये जो पिछला वित्तीय वर्ष था 20-21 का जो वित्तीय वर्ष, उसमें अगर आप देखें तो फर्स्ट क्वार्टर तो
बंदी रहा, लॉकडाउन की अवधि रही। सेकेंड क्वार्टर से धीरे धीरे प्रयास किया गया कि जो क्षेत्र बंद हैं उसमें कुछ आर्थिक गतिविधि शुरू हो, और वह प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ तो काफ़ी कुछ गतिविधि शुरू हो गई। और प्रयास किया गया कि जो सरकारी खर्च है उसको कोशिश किया गया कि उसको पूरी तरह से किया जा सके। तो आप देखेंगे कि दो चीजें हुई। अगर बजट के प्रावधानों को देखें, 2021 के बजट प्रावधानों को, तो एक हुआ कि जो हमारा रिवाइज एस्टिमेट था वो बजट एस्टिमेट से बढ़ा। मतलब जितना बजट में प्रावधान किया गया था उससे ज्यादा खर्च करने का प्रावधान किया गया इस वर्ष 2021 के वर्ष में। तो ऐसे अगर आप देखें कि इस तरह की अर्थव्यवस्था में हम लोग कहते हैं कि क्राउडिंग इन एक्टिविटी होता है, कि अगर सरकार खर्च करती है तो निजी खर्च भी बढ़ता है, निजी निवेश भी बढ़ता है, और जो प्राइवेट सेक्टर है वह भी रिवाइव होना शुरू होता है। तो आप देखेंगे कि झारखंड में रिवाइवल अक्टूबर महीने से ही शुरू हो गया। मतलब सेकेंड क्वार्टर के एंड से आखिरी महीने, हाँ, शुरू हो गया। हाँ, तो वो शुरू हो गया, और वह फिर अगले क्वार्टर में भी चला जो थर्ड क्वार्टर था। फोर्थ क्वार्टर में आते आते इकोनॉमी काफी हद तक रिकवर करना शुरू कर गया। तो इसीलिए जो भी स्लो डाउन हुआ या जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ वह फर्स्ट 2 क्वार्टर के कॉन्ट्रैक्शन के कारण हुआ। बाकी 2 क्वार्टर्स थे जिसमें कि अर्थव्यवस्था रिकवर करना शुरू कर दी। सरकारी खर्च में भी अगर आप देखें, खास करके विकास के जो क्षेत्र हैं, जो हम लोग एक्सपेंडिचर ऑन स्कीम्स, या अगर पुराने नॉमेनक्लेचर को यूज़ करें तो योजना मद के खर्च की बात करें, तो योजना मद के खर्च में भी अगर आप देखें तो जो प्रावधान किए गए थे उसका 80% से भी ज़्यादा व्यवहार हो सका। तो यह कोरोना के रहने के कारण भी सरकारी पैसे के खर्च में सजगता दिखाई गई, और जिसका असर हुआ कि इकोनॉमी रिकवर करना शुरू कर गया। तो सर, अभी अगर हम इस पे बात करें तो विकास के जितने भी आयाम हैं, जैसे कि स्वास्थ्य हो गया या शिक्षा हो गया या फिर लिंग अनुपात हो गया, या फिर उस हिसाब से देखा जाए हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स हो गया, कोरोना के समय में काफ़ी माइग्रेंट्स का इन्फ्लो हुआ था राज्य में, तो उनके लिए विकास के आयाम सर, उसके ऊपर कैसे राज्य सरकार ने काम किया, बजट का उसमें कहाँ पे किस तरह से प्रावधान था? हाँ, ये जितने आयाम आप बता रहे हैं विकास के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम लोग आजकल अगर विकास को मेजर करते हैं तो उसको या तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रूप में मेजर करते हैं, जिसमें कि हेल्थ, एजुकेशन और लाइवलीहुड, ये 3 सेक्टर आ जाते हैं, या फिर अगर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अचीवमेंट के रूप में देखते हैं। तो अगर देखें तो फिर वही हिस्टोरिकल लेगेसी के कारण हम लोग पिछड़े थे। और अगर इसमें आंकड़ा देखें तो आंकड़ा 2004-05 और फिर 15-16 का ही है। तो 2004-05 में भी हम लोग पूरे देश के औसत से पीछे थे, 15-16 में भी पीछे थे। लेकिन अगर आप इन दोनों आंकड़ों को अगर आप देखेंगे, जो कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा होता है, तो इन दोनों आंकड़ों में अगर देखें तो हमारे यहाँ जो प्रगति हुई वह देश की प्रगति से ज़्यादा तीव्र थी। तो इसीलिए अंतर तो रह गया 15-16 में भी, लेकिन अंतर कम होता चला गया। जितना 4-5 में था उससे काफ़ी कम अंतर हो गया 15-16 में। नया वाला आंकड़ा है वो बहुत सारे राज्यों का आ चुका है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का। अभी झारखंड का आया नहीं है, तो उस पे मुझे लगता है कि आने के बाद उसको एनालाइज किया जा सकेगा। लेकिन ये जो क्षेत्र हैं, खास करके अगर आप देखेंगे कि इस बार के बजट में भी कोशिश किया गया है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको ज़्यादा अच्छी तरह से अचीव किया जा सके। तो सिर्फ आउटकम ही नहीं बजट किया गया, बजट को इस तरह से बनाया गया कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वह भी पूरे हो सकें। तो विकास के जो मुद्दे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं लोगों के लिए, उन पर ज़्यादा तवज्जो दी गई है। बिल्कुल सर। तो इस बार जैसे कि हमारा जो अभी विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हुआ और उसमें आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुति की गई थी। बजट जिस दिन बजट प्रस्तुत हुआ था उसके जस्ट एक दिन पहले। तो सर, उसमें बजट में जो फिजिकल पैरामीटर्स हमने लिए थे उसको आर्थिक सर्वेक्षण से किस तरह से हम जोड़ के देख सकते हैं, या आर्थिक सर्वेक्षण जो था उस रिपोर्ट में क्या क्या ऐसे चीज़ों को या किन किन ऐसे बिंदुओं को मुख्य रूप से दिखाया गया और उसके आधार पर किस प्रकार हमारे बजट को रखा गया इस बार?
हाँ, आर्थिक सर्वेक्षण का उद्देश्य ही होता है कि अर्थव्यवस्था की पिछले साल की अर्थव्यवस्था जो है उसको उसमें जो जहाँ पर भी कमी है, जो गैप्स हैं या जहाँ पर प्रगति अच्छी हो रही है, उन चीज़ों को हाईलाइट करना। तो यह एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि बजट बनाने में सहायक होता है। और इसीलिए यह, और बजट को समझने के लिए भी सहायक होता है। इसीलिए यह हमेशा हर एक राज्य में या देश में भी बजट के पहले इसको असेंबली में या लोकसभा में इसको प्रस्तुत किया जाता है। तो इस बार वाला भी जो आर्थिक सर्वेक्षण था उसने जो 21-22 की जो प्रोजेक्शन किया आय का, वह आधार बना 21-22 के बजट को बनाने में। और उसके अलावा जहाँ जहाँ पर गैप वो बता रहा था कि यहाँ पर गैप है, जिसको कि जो क्रिटिकल गैप है उसको फिलअप करने के लिए तो वहाँ पर बजटीय प्रावधान अधिक किए गए, या जिस तरह से सेक्टर्स एक दूसरे को प्रभावित कर रहे थे, जहाँ पर जिसको चेन इफेक्ट कहें, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस कहें, तो उनके तरफ भी काम किया गया और प्रयास है कि इसको और आगे सुदृढ़ किया जाएगा। बिल्कुल सर। तो अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बीते विगत 31 मार्च को जब ये वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ था, उस समय भी ये बताया कि बजट का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया गया है और जो भी बजट जो 20-21 का जो फाइनेंशियल ईयर वाला था उसके बजट का काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइजेशन किया गया है और इसीलिए आने वाले साल के बजट को भी देखते हुए एक बहुत ही विस्तृत वृहत बजट जो है वो विधानसभा में रखा गया। तो सर यूटिलाइजेशन पे भी थोड़ी अगर आप थोड़ा प्रकाश डाल पाएँ और आने वाले बजट के ऊपर भी थोड़ी चर्चा करें। हाँ, तो ये एक हमारे बजट का एक अगर आप देखें तो यूटिलाइजेशन पे पहले अगर हम लोग बात करें तो यूटिलाइजेशन हमारा जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, जिसको कि हम लोग स्कीम्स कहें या प्लान्ड एक्सपेंडिचर कहें, तो वह काफ़ी अच्छा रहा। मैंने शुरू में ही कहा कि 80% से ज़्यादा जो प्रावधान थे उनका व्यवहार हो सका, यूटिलाइजेशन हो सका, और वह भी जब बैकग्राउंड में कोरोना का वर्ष रहा, जिस समय में कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर या फिर सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर का एक बड़ा सा भाग बंदी के कारण, लॉकडाउन के कारण कम यूटिलाइज हो सका, लेकिन सरकार की सजगता के कारण उसमें काफ़ी व्यवहार हुआ उसका। तो यह एक काफ़ी सुखद पहल रहा है और सुखद पहलू रहा है बजट का, और यह एक कॉन्फिडेंस देता है कि जो 21-22 का बजट है उसका भी अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन होगा, और इसमें भी प्रयास है कि शुरू से ही फंड यूटिलाइज होना शुरू हो जाए। बजट हमारे, अगर बजट की बात करें तो बजट का एक दूसरा सुखद पहलू है कि हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वह रेवेन्यू रेसिट से हमेशा कम रहा है। तो हम लोग रेवेन्यू सरप्लस स्टेट रहे हैं, और ये कुछ कम राज्य हैं देश के, उनमें से हम लोग भी शरीक हैं जहाँ पर कि हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अधिक रहा है। तो यह रेवेन्यू सरप्लस रहा है। तो यह रेवेन्यू सरप्लस जो हमारा है वह हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऐड कर देता है। तो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसके कारण हम लोग सक्षम होते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा सकें अपना। तो यह एक हमारा सुखद पहलू है। दूसरा है कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वह हम लोगों के FRBM लिमिट के हमेशा या मोस्टली हमारा FRBM लिमिट के नीचे रहता है। तो हम लोग फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करने में करने वाले राज्य हैं। अगर हम लोग डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर को देखें पहले के वर्षों के कंपैरिजन में भी, तो देश के औसत से, देश का जो औसत है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का, मतलब डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर उनके एज अ परसेंटेज ऑफ GDP, उससे हमारा जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है वह अधिक रहता है। तो विकास के लिए भी हम लोग काफ़ी सजग हैं। तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ GSDP हम लोग कहें तो हमारा करीब 14% है, और अगर यह देश का देखें तो यह 12% के आसपास आता है। तो उस मामले में भी हम लोग काफ़ी अच्छे हैं। तो सर अंततः इस पूरे
जो चर्चा हुई, जो हमने विशेषताएं जानी अपने बजट के बारे में, इससे हम क्या ये बता सकते हैं कि हमारी जो राज्य की सरकार है उन्होंने बहुत ही अच्छा एक सुंदर सुदृढ़ बजट सबके लिए लाया है। ये काफ़ी जनहितकारी है और सारे प्रावधान दिए गए हैं, सभी मदों पे खर्च करने का ये प्रावधान है और प्लस इस बार सरकार ने ये आउटकम बजट का भी प्रावधान रखा है, जिससे लोग अपने पैसे के खर्च और उसके रिजल्ट को भी देख सकते हैं, जिससे आने वाले जो विकास की जो गति है या जो सस्टेनेबल गोल्स हैं, डेवलपमेंट गोल्स, SDGs जो बोलते हैं या ह्यूमन रिसोर्स इंडेक्स जो बोलते हैं, उसके ऊपर ये काफ़ी फोकस्ड रहेगा। तो सर, इस चर्चा के बाद मैं आपसे ये एक लास्ट आखिर वाला सवाल यही पूछना चाहूँगी कि आने वाले जो वित्तीय वर्ष में इसकी रूपरेखा जो है, ये बजट कैसे इसका यूटिलाइजेशन होगा और किस तरीके से हमारा राज्य जो है कोरोना वर्ष के बाद और आगे प्रगति कर पाएगा। पिछले साल की बजट को देखें तो जिस तरह से यूटिलाइजेशन अच्छा रहा है, 80% से अधिक बजटीय प्रावधान का विकास के मुद्दों पे जो प्रावधान किए गए थे उनका व्यवहार हो सका है, तो वह एक कॉन्फिडेंस देता है कि इस बार भी जो बजट है उसका अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन होगा। और यह तो आर्थिक गतिविधि पूरी तरह से कोरोना से हम लोग मुक्त नहीं हुए हैं, लेकिन आर्थिक गतिविधियां काफ़ी हद तक शुरू हो गई हैं। तो यह वर्ष हम लोगों को लगता है कि और ज़्यादा अच्छा होगा यूटिलाइजेशन के लिए। दूसरा, जो रिसोर्सेज आने हैं उसके लिए भी काफ़ी गहन अध्ययन किया गया कि कहाँ कहाँ से ये रिसोर्सेज आ सकते हैं, तो उसका भी अच्छी तरह से प्रयास किया गया था। तो लगता है कि जितना बड़ा बजट बनाया गया है उस बजट का पूरी तरह से यूटिलाइजेशन हो सकेगा। और आउटकम बजट या बजट के प्रावधानों को अगर देखें, इंक्लूडिंग आउटकम बजट की जो प्रोविज़न है, उससे लगता है कि बजट जनहित के लिए काफ़ी कारगर होगा और आर्थिक गतिविधि को भी राज्य में बढ़ाने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। डॉक्टर दयाल, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका, आपने ये समय दिया और आपने हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही थोड़े समय में और बहुत ही सरल शब्दों में राज्य सरकार द्वारा दिए गए बजट की समीक्षा और विश्लेषण और उसके प्रावधानों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और झारखंड विधानसभा टीवी की ओर से यहाँ झारखंड विधानसभा स्टूडियो से शिल्पी का आप सबको नमस्कार।